दीपेंद्र सिंह हुड्डा सॉफ्ट हैं, सौम्य हैं, बात करने में अच्छा लगता है, लेकिन कंसिस्टेंसी उनकी भी उतनी नहीं है लोगों में जितनी 5 यादव बाहुल्य क्षेत्र है। यदि यादव कैंडिडेट कांग्रेस नहीं उतारती तो लगभग मुझे जो लगता है 65 से 70% के बीच आज यादव मतदाता भाजपा की तरफ जाता हुआ दिखाई दे। जैसे ही राव बहादुर सिंह प्रत्याशी बनाया है जेजेपी ने, वैसे ही श्रुति चौधरी के मैदान में आने की संभावना बढ़ गई। हरियाणा में बंसीलाल जो इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी जी ने, उसका खलनायक भी माना जाता है। खलनायक के तौर पर भी उनकी छवि के खिलाफ श्रुति चौधरी वही है जो 2009 में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से सांसद एक बार रह चुके हैं। सांसद बनी थी तब उन्होंने आईएनएलडी के दिग्गज चेहरे अजय सिंह चौटाला को पटकनी दी थी। कहावत हरियाणा में चलती है, बंसीलाल जी ने कहा था कि मैं मास्टरों की मरोड़ और गोरों के मोड़ जी नहीं छोड़ दूं। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। आज हम खंगालेंगे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की महाकुंडली। चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं जोगिंदर कथुरिया जी। और जैसा कि कल हमने खंगाली थी अम्बाला लोकसभा की महाकुंडली, तो कथुरिया साहब आपका स्वागत है। और स्वागत के साथ ही मेरा सवाल ये है कि चौधरी धर्मवीर सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार टिकट दिया है। 2 बार चौधरी धर्मवीर सिंह यहाँ से एमपी रह चुके हैं। अभी हाल में आउटगोइंग सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह है। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी अभी तक अनाउंस नहीं किया है, जो कि किसी भी वक्त अनाउंस हो सकता है। पहले राव दान सिंह की बात हो रही थी, अब श्रुति चौधरी का, जो किरण चौधरी की सुपुत्री हैं, उनका नाम मार्केट में आया है। आपका क्या कहना है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले हमने 10 की 10 लोकसभा की कुंडली खंगाली थी। जब प्रत्याशी तय नहीं हुए थे, भाजपा ने अपने 10 के 10 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। और जो मेरे पास सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जैसे ही राव बहादुर सिंह प्रत्याशी बनाया है जेजेपी ने, वैसे ही श्रुति चौधरी के मैदान में आने की संभावना बढ़ गई है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि राव बहादुर सिंह, जो कि राव वोट जो है, यादव वोट है, अहिर वाल की जो वोट हैं, उनको उन पर उनकी ज़्यादा बढ़त बनेगी। और अगर राव दान सिंह उतारते हैं तो जो यादव की बेल्ट है वो स्प्लिट हो जाएंगी। इसीलिए अगर जाट कैंडिडेट आता है तो फायदे में रहेगी कांग्रेस पार्टी। हाँ, बिल्कुल यही कांग्रेस की अब सोच है। और एसआर के जो तिकड़ी है, उसमें किरण चौधरी अपनी बेटी को प्रत्याशी बनाना चाहते थे। हालांकि सीईसी की बैठक जो कल हुई थी, उसमें किरण चौधरी के नाम पर भी विचार हुआ था, परंतु किरण चौधरी जी खुद चुनाव न लड़कर तीसरी बार अपनी बेटी को मैदान में उतारना चाहती हैं धर्मवीर सिंह के खिलाफ। श्रुति चौधरी वही है जो 2009 में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से सांसद एक बार रह चुकी हैं। और जब वो सांसद बनी थी तब उन्होंने आईएनएलडी के दिग्गज चेहरे अजय सिंह चौटाला को पटकनी दी थी। तब 2009 में उन्हें 3,02,817 मत प्राप्त हुए थे, 35% के करीब मत प्राप्त हुए थे। और अजय सिंह चौटाला को 2,47,260, 28.50% के करीब मत प्राप्त हुए। और हमारे ऑडियंस को ये बता दें कि 2004 के अंदर यूपीए 1 सरकार बनी थी, 2009 में दोबारा से यूपीए 2 सरकार बनी थी। तो उस समय सेंटर के अंदर और हरियाणा के अंदर, दोनों के अंदर कांग्रेस शासित सरकारें थी। और इसीलिए श्रुति चौधरी को भिवानी महेंद्रगढ़ से जब टिकट मिली तो वो विजयश्री हुई। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद 2 बार लगातार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, इसलिए उनकी टिकट पर सवालिया निशान खड़े हो गए थे। और 2014 का चुनाव था, उसमें धर्मवीर सिंह ने राव बहादुर सिंह को हराया था, जब 2014 में श्रुति चौधरी तीसरे स्थान पर खिसक रही थी। धर्मवीर सिंह को यहाँ 4,04,562 मत प्राप्त हुए थे और 2,75,168 मत राव बहादुर सिंह को प्राप्त हुए थे। यहाँ श्रुति चौधरी तीसरे स्थान पर खिसक गई थी। और जो 2019 का चुनाव था, उसमें
फिर एक बार धर्मवीर सिंह ने यहाँ श्रुति चौधरी को हराया। जो धर्मवीर सिंह को 7,36,699 वोट प्राप्त हुए और श्रुति चौधरी केवल 2,92,236 वोट प्राप्त कर पाई और यहाँ पर बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। 4.5 लाख के करीब मतों से पिछड़ गई थी श्रुति चौधरी जी। दो हरियाणा की पॉलिटिकल लैबोरेटरी जिसको कहा जाता है वो भिवानी सीट को कहा जाता है और चौधरी धर्मवीर सिंह को मौसम वैज्ञानिक भी मजाक में कहा जाता है, क्योंकि ये पहचान लेते हैं कि अब किस पार्टी का मौसम है और उसी हिसाब से वो शिफ्ट हो जाते हैं। पहले ये इनकी शुरुआत तो हरियाणा विकास पार्टी के दौरान ये राजनीति में आए थे और बंसीलाल के धुर विरोधी के रूप में इनकी पहचान है। कांग्रेस में रहे, सोहना से एमएलए भी रहे। उसके बाद जब ये 2014 में मोदी वेव आई तो ये पलट गए और बीजेपी में आ गए और उसके बाद लगातार सांसद बनते आ रहे हैं। बीच बीच में इनकी बातें भी सुनाई देती हैं, ये अपनी नाराज़गी करते हैं कि मैं काम नहीं करवा पा रहा हूं और मैं असेंबली का चुनाव लड़ना चाहता हूं। लेकिन इस बार फिर तीसरी बार ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का चुनाव ये लड़ रहे हैं और इनका जो निवास है वो प्रॉपर भिवानी में है। बड़े साधारण से आदमी हैं, देसी आदमी हैं, लोगों के बीच में घुसे रहते हैं, लोगों के मुद्दे भी उठाते हैं और लोगों की भाषा में ही बात करते हैं। देखो, आपने बहुत अच्छी तरह धर्मवीर सिंह का परिचय दिया। मैं बता रहा हूँ 2014 में राव इंद्रजीत सिंह ने इनकी टिकट मैनेज करवाई। राव इंद्रजीत सिंह 4 अहीर बाहुल्य हलके जो महेंद्रगढ़ जिला के हैं वो इसमें आते हैं। नांगल चौधरी, अटेली, महेंद्रगढ़ और नारनौल, उन चारों में राव इंद्रजीत का अच्छा प्रभाव है। 2019 के चुनाव में ये विधानसभा की तरफ शिफ्ट होना चाहते थे, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। जैसे ही बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद माहौल बना, तुरंत इन्होंने अपनी टिकट के लिए अपने घोड़े दौड़ाए और टिकट लेने में कामयाब हुए। राव इंद्रजीत जी हरियाणा में कोई दूसरा यादव नेता, हीर नेता मजबूती के साथ उभरने नहीं देना चाहते, वो अपना विकल्प ही नहीं पैदा होने देना चाहते। इसलिए वो भिवानी महेंद्रगढ़ से ना तो उन्होंने सुधा यादव के पंजे लगने दिए, ना भूपेंद्र यादव जिनका जो केंद्र में मंत्री रहे हैं उनको टिकट नहीं हासिल करने दी। और राव इंद्रजीत जी ही धर्मवीर सिंह की पैरवी करते हैं कि जाट बाहुल्य क्षेत्रों में खुद धर्मवीर सिंह अपने दम पर वोट हासिल करते हैं और यादव बाहुल्य इलाकों में राव इंद्रजीत जी आपने राव इंद्रजीत की बात की, मुझे याद है मैं एक राष्ट्रीय अंग्रेजी अखबार में उन दिनों काम करता था जब 2013 के अंदर राव इंद्रजीत ने कांग्रेस छोड़ करके और बीजेपी में शामिल हुए। तो उस समय आखिरी बार उन्होंने जनसभा की और उसके बाद वो हाथी पर बैठकर उन्होंने वहाँ पर एक लोगों के बीच में गए, लोगों के बीच में अभिवादन स्वीकार किया। और राव इंद्रजीत की जो छवि है बड़े एक ईमानदार की और एक सिंपल से आदमी की, हालांकि उनसे मिलना जो है अपॉइंटमेंट लेकर के जो भी आता है उसका बाकायदा एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, लेकिन बातचीत करेंगे आप बड़ा ही सलीके से तरीके से बातचीत करते हैं और आप कोई काम लेकर जाओगे तो वो आपको स्पष्ट मना भी कर देंगे अगर वो काम नहीं होता है। ऐसा लोग उनके बारे में बताते हैं। देखो, उनकी छवि राजाओं वाली क्रिएट हो रखी है। आज भी वहाँ के बहुत सारे तभी मैंने कहा ना वो राजा साहब कहते हैं। हाँ, हाथी पर बैठ करके, क्योंकि रामपुरा हाउस से वो आते हैं। हम भिवानी महेंद्रगढ़ दोबारा से लौट के आते हैं तो भिवानी महेंद्रगढ़ में कथुरिया साहब ये बताइए कि वहाँ पर समीकरण क्या बनेंगे, वहाँ पर जातिगत आंकड़े क्या कहते हैं? देखो, मैं आपको बिल्कुल आंकड़ों पर जाता हूँ। भिवानी जो महेंद्रगढ़ है लगभग 19,75,000 वोट हैं, 2012 बूथ्स हैं और यहाँ पर 46% जनरल मतदाता हैं, 36% ओबीसी मतदाता हैं और 18% एससी कैटेगरी के मतदाता हैं। यदि जनरल कैटेगरी के मतदाताओं की बात करें तो 24.2% यहाँ जाट जाति के मतदाता हैं, 9.3% यहाँ ब्राह्मण
जाति के मतदाता हैं, 2.1% यहाँ पंजाबी जाति के मतदाता हैं, 6.2 यहाँ राजपूत जाति के मतदाता हैं और 3.2 यहाँ बनिया जाति के मतदाता हैं। अगर ओबीसी की बात करें तो यहाँ सर्वाधिक 17.7% यादव मतदाता हैं, जो कि हरियाणा में किसी भी लोकसभा में गुरुग्राम लोकसभा से भी अधिक यादव मतदाता भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में हैं। उसके बाद 3.8% यहाँ कुम्हार मतदाता हैं, 3.6% यहाँ खाती मतदाता हैं, 2.75% यहाँ गुर्जर मतदाता हैं, 2.7% यहाँ सैनी मतदाता हैं। यदि हम एससी कैटेगरी की बात करें तो सर्वाधिक यहाँ 10% रविदासिया समाज के वोट हैं, 4.9% यहाँ धानक समाज के मतदाता हैं और 1.5% यहाँ वाल्मीकि समाज के मतदाता हैं, 0.45% यहाँ खटीक समाज के और 0.15% यहाँ सासी समाज के मतदाता हैं। जी, तो कथूरे साहब, मैं इसके साथ साथ जो आपने आंकड़े बताए, इसके साथ साथ हम अपने सब्सक्राइबर को ये भी बताएं कि जो ये जातिगत आंकड़े हैं कि कौन सी जाति किस पार्टी के साथ पिछले चुनाव में गई और इस चुनाव में कौन सी जाति किस पार्टी के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। देखो, जो यादव बाहुल्य क्षेत्र है, यदि यादव कैंडिडेट कांग्रेस नहीं उतारती तो लगभग मुझे जो लगता है 65 से 70% के बीच आज यादव मतदाता भाजपा की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और लगभग 20 से 25% यहाँ कांग्रेस की तरफ और 10% अन्य सभी प्रत्याशियों में बंटने की संभावना है। वो INLD का भी कुछ यादव कोर वोट बैंक रहा है, JJP का भी कुछ, अब तो JJP का प्रत्याशी भी यादव जाति से है, राव बहादुर सिंह जी हैं। तो ये पहले 2014 में INLD के प्रत्याशी होते थे और अच्छे खासे मत भी प्राप्त किए थे। मैंने कहा था कि श्रुति चौधरी जी को इन्होंने तीसरे स्थान पर धकेल दिया था। तो यादव मतदाताओं का रुख JJP की तरफ भी हो सकता है। तो कथूरे साहब, क्या आप ये कहना चाहते हैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने यादव कैंडिडेट नहीं उतारा है और वो सरकार में है, तो लोगों का यही रहता है जो सरकार में है उनको हमारी जाति का कैंडिडेट ही उतारना चाहिए, तो वो सरकार से नाराज़ हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस जाट कैंडिडेट को उतार देते तो जाट वोट्स तो चूँकि ज़्यादातर जो है कांग्रेस की तरफ है, तो यादव का जो बड़ा चंक है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है। देखो, जाट मतदाता पिछली बार तो बहुत बड़ा हिस्सा धर्मवीर सिंह की तरफ खिसक गए थे, क्योंकि उन्हें श्रुति चौधरी जीतती नहीं दिखाई दे रही थी और सरकार भाजपा की आती हुई प्रतीत हो रही थी। खुद तो शाम जो किरण चौधरी का गृह हल्का था, वहाँ भी बहुत भारी मार्जिन से श्रुति चौधरी हार गई थी। तो यही कारण है अभी भी जाट मतदाता जो किसान आंदोलन के बाद उनका थोड़ा रुख में परिवर्तन हुआ है। मुझे लग रहा है 60% जाट मतदाता इस बार कांग्रेस की तरफ, यदि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट होकर चुनाव लड़ती है। यदि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ पाई तो यहाँ शायद 50% भी मत प्राप्त ना हो पाए जो कांग्रेस के प्रत्याशी श्रुति चौधरी को, क्योंकि अब हमने यही मान लिया है कि कांग्रेस लगभग श्रुति चौधरी को ही फाइनल करेगा। तो बार बार बीजेपी जो है तीसरी बार चौधरी धर्मवीर पर दाव खेला है, तो चौधरी धर्मवीर में ऐसी क्या क्वालिटी है कि उनको बार बार वो टिकट भी मिलता है और वो जीत भी जाते हैं? समीकरण फिट बैठते हैं, वो चुनाव लड़ने के माहिर खिलाड़ी हैं और वो जो जाट मतदाता हैं उनको लगभग 50-50 40% और कोई भी प्रत्याशी अगर जाट जाति से आता वो भी इतने मत प्राप्त नहीं कर पाता। उनके व्यक्तिगत संबंध हैं, लगातार वो कई बार MLA रहे हैं, कई बार सांसद रहे हैं, जिन लोगों के काम हुए वो तो उनके साथ जुड़े। चौधरी धर्मवीर सिंह पंगाल की तो हमने बात कर ली। अगर हम बात करें श्रुति चौधरी की, तो हर कैंडिडेट की अपनी कुछ स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है। तो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो ये है कि वो चौधरी बंसीलाल की पोती हैं
वंशज की पोती हैं, वंशज हैं, उसी डायनेस्टी से आती हैं। और दूसरा उनका एडवांटेज ये है, वो चौधरी सुरेंद्र सिंह की बेटी हैं, जो कि हरियाणा सरकार में, कांग्रेस सरकार में कृषि मंत्री भी रहे और बहुत ही पॉपुलर लीडर थे। किरण चौधरी जो सीएलपी लीडर भी रही हैं, तो शाम से एमएलए भी बनते आए हैं। जिस सीट पर कभी चौधरी बंसीलाल लड़ते थे, उनकी सुपुत्री हैं। और ये तो उनके एडवांटेज हो गए। तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे कि उनके डिसएडवांटेज क्या हैं। मुझे लगता है, क्योंकि लोगों से बातचीत करते हुए, कि जो श्रुति चौधरी है, किरण चौधरी के मुताबिक कम एक्टिव रहती हैं भिवानी महेंद्रगढ़ में। हालांकि वो आती हैं, बहुत बार अपनी मदर के साथ आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती हैं, लोगों के बीच में जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी की, तो वो कंसिस्टेंसी श्रुति चौधरी की लोगों से मिलने में नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो श्रुति चौधरी का इंतज़ार करते हैं और उन्हीं से बातचीत करना पसंद करते हैं। बात करने में सौम्य हैं, सॉफ्ट हैं, और जब वो मिलती हैं तो एक तरीके से मिलती हैं। लेकिन लगातार मिलने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है। ज़्यादातर उनका समय दिल्ली में ही बीतता है। देखो सर, मैं आपको अपने दर्शकों को भी एक बात साझा कर देना चाहता हूँ। आप केवल 2 ही लोगों का कंपैरिजन कीजिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी, श्रुति चौधरी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहली बार 2005 में सांसद बने थे। आज उनकी लोकप्रियता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अधिक है। और 2009 में पहली बार सांसद बनी थी श्रुति चौधरी। 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। अपना कोई अलग से वोट बैंक, अपना अलग से कोई वजूद नहीं बना पाई। उसके फैक्टर हैं सर, क्योंकि जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में 4-5 में जब वो सांसद बने, तो 10 साल उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे। और 10 साल मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बहुत ही समझदारी वाला काम ये किया कि उन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को एस्टेब्लिश कर दिया। जितने भी काम लोग जाते थे, वो सारे के सारे वाया दीपेंद्र सिंह हुड्डा होके जाते थे। जब वो लोगों के काम होते हैं तो उस नेता को याद भी किया जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ, आपकी बात मानने है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा सॉफ्ट हैं, सौम्य हैं, बात करने में अच्छा लगता है, लेकिन कंसिस्टेंसी उनकी भी उतनी नहीं है लोगों में जितनी 5 साल के दौरान जितनी होनी चाहिए। मुझे लगता है हर नेता धीरे धीरे मैच्योर होता है, तो हो सकता है आने वाले समय में वो भी ज़्यादातर दिल्ली ही रहते हैं और लोगों को दिल्ली कोठी पर ही बुलाते हैं। ये कल्चर कांग्रेस के अंदर है ही, दिल्ली कोठी पे बुलाने वाला, भाई साहब कहलवाने वाला, ये कल्चर तो कांग्रेस का आप जानते हैं पूरे देश में ही ऐसा है। देखो, फिर भी मैंने जो बात कही, ये मुझे लगता है हमारे दर्शक इस बात से सहमत होंगे कि उन्होंने फिर भी अपना वजूद बनाया, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाई। श्रुति चौधरी आज भी अपनी मातृ छाया में चुनाव लड़ रही हैं। अपने बेस पे तो वो जमानत बचाने के भी जी, वो कंपैरिजन में आपकी बात सही है, लेकिन पूरे पर्सपेक्टिव में, बिगर पिक्चर में सारे नेता लगभग एक जैसे ही हैं। और श्रुति चौधरी के दादाजी हरियाणा के बहुत ही पावरफुल मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने तो मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल को तो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न हरियाणा कहा जाता है। और जो उन्होंने हरियाणा के लिए काम किया है, विकास पुरुष की जो उनको उपाधि दी गई है, वो वैसे नहीं देखा। चौधरी बंसीलाल तो एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। चौधरी बंसीलाल की लेगेसी है, उनके जो वोटर सपोर्टर हैं वो आज भी उनको याद करते हैं, उनके कामों को याद करते हैं। हरियाणा में बंसीलाल जी को शायद इसका जो इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी जी ने, उसका खलनायक भी माना जाता है। खलनायक के तौर पर भी उनकी छवि जी उस दौरान की जो चौधरी बंसीलाल, मैंने कहा ना, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सख्त हैं। और जो आपने मास्टरों की बात की कि उनको नौकरी करना सिखा दूंगा, इस तरह की जो बातें हैं, वो चौधरी बंसीलाल। शायद एक कहावत हरियाणा में चलती है, बंसीलाल जी ने कहा था कि मैं मास्टरों की मरोड़ और गोरों के मोड़ नहीं छोड़ दूंगा। जी, तो कथुरे साहब, हम दोबारा से आते हैं, विधानसभा वाइज आंकड़े क्या कहते हैं? देखो, कुल मिला के 9 विधानसभा हैं, जिसमें से 3 विधानसभा तो भिवानी जिले की हैं, 2 विधानसभा दादरी जिले की हैं और 4 विधानसभा महेंद्रगढ़ जिले की हैं। अब जो 2 विधानसभा दादरी जिले की हैं, वो प्योर जाट बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ पर लगभग 50% के करीब जाट मतदाता हैं।
जो भिवानी जिले की 2 विधानसभा हैं वो भी जाट बहुल्य हैं, तो शाम और लोहारू। जी। जो भिवानी है वो शहरी क्षेत्र है, पर शहरी क्षेत्र होते हुए यहाँ ब्राह्मण बहुल्य, ब्राह्मणों के अच्छा खासा वोट बैंक है। लगभग 17% के करीब यहाँ ब्राह्मण हैं, 14% के करीब यहाँ जाट हैं। यहाँ राजपूत मतदाताओं की भी अच्छी खासी तादाद है। मुझे याद है अभी भी यहाँ भिवानी में जो चेयरपर्सन नगर परिषद का आता है वो राजपूत समाज की भी काफ़ी पकड़ है। और मुझे ये जो राजपूत समाज की पकड़ है मुझे इसलिए भी ज़्यादा याद है क्योंकि जब 2016 जाट एजिटेशन और उस समय जो एकदम से अव्यवस्था हुई, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई, उस समय में उन दिनों मेरी पोस्टिंग भिवानी के अंदर थी। तो उस समय मैंने जो दबदबा देखा राजपूतों का भिवानी शहर में, हालांकि भिवानी के चारों तरफ जाटों के गांव हैं, लेकिन फिर भी भिवानी में शहर में रहने वाले जो जाट हैं उनको जो असुरक्षा की भावना हुई, मैं समझ सकता हूं कि राजपूतों का कितना होल्ड है वहां पर, क्योंकि चारों साइड भिवानी के जाटों के भी गांव हैं और राजपूतों के भी गांव हैं। बहुत सारे जी। बड़े बड़े गांव राजपूतों के भी हैं। जो खुद इनका गांव है तालू, जो चौधरी धर्मवीर सिंह का, और आसपास तिगड़ाना, ये सभी गांव राजपूतों के भी हैं। जितना ही जाट बहुल्य क्षेत्र है उतना ही यहाँ राजपूतों का भी होल्ड है भिवानी के आसपास के क्षेत्र में। और वैसे भिवानी को बनियों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ लगातार 4थी बार MLA बने हैं घनश्याम सराफ। और यहाँ के जो बनिए हैं वो बहुत दूर दूर जाकर कारोबार करते हैं। और यहाँ के भिवानी ज़िले के बहुत बड़े बनिए जिनको सेठ, हालांकि वो जाति से जाट थे लेकिन उनको सेठ छाजूमल कहा जाता है। जो मलिका शेरावत भी उसी परिवार से, जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है वो भी उसी परिवार से आती है। तो बनिए जो यहाँ के हैं वो मुंबई में बहुत बड़ा कारोबार है और मतलब पुरानी हवेलियाँ हैं भिवानी के अंदर। तो भिवानी तो शहर जो है, चौधरी बंसीलाल अगर आज जिंदा होते और सरकार में होते तो भिवानी जो है जो डेवलपमेंट रोहतक ने की, मुझे लगता है उससे भी शायद आगे तक चले जाते। बिल्कुल। उसके बाद जो 4 विधानसभाएं हैं अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल और नांगल चौधरी, चारों अहीर बहुल्य हैं। यहाँ यादव वोट बैंक का बोलबाला है और राव इंद्रजीत का अच्छा खासा प्रभाव है। इन चारों विधानसभाओं में मुझे बीजेपी एज पर दिखाई देती है। जो तो शाम में इस बार कांटे का मुकाबला दिखाई दे सकता है। भिवानी शहर में भी बीजेपी आगे दिखाई देती है। यहाँ पर कांटे का मुकाबला हो सकता है बाढ़ा और दादरी विधानसभा में, और मुझे लगता है लोहारू में भी कहीं ना कहीं बीजेपी बाजी मार ले जाएगी। केवल 3 विधानसभाओं में कांटे का मुकाबला है। यदि श्रुति चौधरी को हम प्रत्याशी मान लें और सामने हम राव, इनको धर्मवीर सिंह तो भाजपा ने डिक्लेयर ही कर दिए हैं, और राव बहादुर सिंह जेजेपी की तरफ से प्रत्याशी आई चुके जी। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं जो 9 विधानसभाएं हैं उसमें लोहारू से जयप्रकाश दलाल बीजेपी के विधायक हैं, बारडा से जेजेपी की विधायक नैना सिंह चौटाला हैं, दादरी से इंडिपेंडेंट सोमवीर सांगवान हैं, भिवानी से घनश्याम शराफ हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो शाम से किरण चौधरी खुद हैं जो कांग्रेस की कैंडिडेट है, अटेली से सीताराम यादव हैं बीजेपी के विधायक हैं, महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह है जिनको शायद टिकट, अगर श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिलती है तो राव दान सिंह भी फ्रंट रनर हैं कांग्रेस के। नारनौल से ओम प्रकाश यादव हैं बीजेपी के, और नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी के एक कैंडिडेट हैं, और अभी जो दूसरा मंत्रिमंडल बना है उनको भी शामिल किया गया है। जी कथुरिया साहब, तो हमने आज बातचीत की भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की। हमारा अनुमान है कि कांग्रेस की तरफ से श्रुति चौधरी को टिकट मिलेगी। अगर श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिलते हैं, कोई और कैंडिडेट जैसे राव दान सिंह आते हैं तो समीकरण अलग होंगे। जो आज का सेंटीमेंट है, यदि धर्मवीर सिंह जी प्रत्याशी होते हैं तो वो 50% से अधिक मत लेने में कामयाब हो जाएंगे। श्रुति चौधरी मुझे लगता है 35 से 37% तक ही सिमट जाएंगी। यहाँ 5 से 7% वोट बैंक राव बहादुर सिंह भी लेने में कामयाब होंगे। उसके बाद INLD भी 2 से 3%
और बाकी 2 से 3% अन्य प्रत्याशियों के कोटे में भी जा सकता है। ये आज का सेंटीमेंट। जी, जहाँ तक इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट की बात है तो कल अभय सिंह चौटाला रोहतक में थे और उनसे जब ये पूछा गया कि आईएनएलडी की टिकट कब तक अनाउंस होगी तो उनका कहना था कि 6 अप्रैल को सभी जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, ओम प्रकाश चौटाला, पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और उसके जस्ट बाद हम अपने 10 के 10 जो लोकसभा सीटें हैं उन पर अपने कैंडिडेट अनाउंस कर देंगे। हालांकि कुरुक्षेत्र से खुद अभय सिंह चौटाला मैदान में है। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई आप वैल्यू एडिशन करना चाहें वो भी इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं, इसको लाइक भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।